नमस्ते शिक्षार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे बाल अध्ययन विधि की शेष रही 2 विधियों के बारे में। तो आज हम ले रहे हैं विश्लेषणात्मक और चिंतनात्मक प्रक्रिया। जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसके आधार पर हम बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं, उसकी जानकारी कर सकते हैं अध्ययन करने के उद्देश्य से। ऐसा है जैसे कि अभी अ, कुछ दिनों से लगभग मैं सोचती हूँ 15 वर्षों से एक शब्द बहुत ज़्यादा हमारे शिक्षा विभाग में प्रचलित हो गया है, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो तैयार करना। जी हाँ, ये जो पोर्टफोलियो तैयार करना है ना, यही वह विश्लेषणात्मक और चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन की श्रेणी में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक अवधारणा आ गई है जो कि विद्यार्थियों के कार्यों का अवलोकन करती है और सीधे तौर पर ये प्रचलन में अब आया, मगर ये शामिल बहुत पहले से रहा है बच्चों के अध्ययन के प्रति, पर हम शिक्षकों के प्रति उतना एक अनिवार्य कार्य की श्रेणी में ये नहीं आता था, इसलिए अक्सर शिक्षक इसको उतनी प्रमुखता नहीं दे पाते थे। तो आज हम यदि इसको देखते हैं कि इसका हम प्रयोग करते हैं तो बालक का अवलोकन ही नहीं, हम इस बालक का मूल्यांकन भी बहुत सहजता से कर सकते हैं। तो यह अवलोकन की बहुत एक अच्छी विधि मानी जाती है और छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में तो इसके बहुत सारे लाभ हो पाते हैं, क्योंकि ये जो है किसी न किसी एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। किसी न किसी विद्यार्थियों का जो कार्य है किसी उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही करवाए जा रहे हैं और उनको उसी तरीके से इनको संग्रह किया जा रहा है। तो इससे विद्यार्थी के जो प्रयास हैं और उसकी जो सामान्य क्षमताएं हैं उनका अवलोकन हो जाता है कि उसने किसी कार्य को करने के लिए किस तरह का प्रयास किया, जो अक्सर करके हमारी मूल्यांकन पद्धति में हम सही रूप में नहीं कर पाते हैं। इस तरह से जब हम पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हमें पता चलता है कि बालक का प्रयास का प्रारूप क्या था, उसने किस सीमा तक प्रयास किया, या उस बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, वो किस तरह से कार्य कर पाता है। तो ये जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है, क्योंकि अवलोकन के साथ मूल्यांकन करना भी इसमें बहुत सहज होता है। हम किसी निर्णय पर भी पहुंच सकते हैं, मगर हाँ, ये जो विधि है बहुत श्रम साध्य होती है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी तैयारी के लिए अत्यधिक चिंतन, अनुभव और बाल मनोविज्ञान के ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसके बगैर इसकी जो पूर्व तैयारी है वो नहीं हो पाती। और आज हम देख रहे हैं हमारे कई शिक्षक हैं पोर्टफोलियो फाइल तैयार कर रहे हैं, मगर उसका लाभ न तो छात्रों को मिल रहा है न शिक्षकों को मिल पा रहा, सिर्फ एक विभागीय खानापूर्ति हो पा रही। उसके पीछे कारण यह कि हमारी जो तैयारी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि इसके एक चरण होते हैं और उनके आधार पर हमको पोर्टफोलियो फाइल तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। विभाग की अपेक्षा भी यही है हमारी, जो SIQA की जो योजनाएं चली हैं कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन हमको करना है, उससे पहले हमें अवलोकन करना है, बच्चे को समझना है। तो ये पोर्टफोलियो हमें उस समझने में बहुत मदद करती है। अब बच्चे की किस तरह की अभिरुचि है, उसमें किस तरह की अभिवृत्ति है, उसमें किस तरह की क्षमताएं हैं, वो किस तरह से कार्य कर सकता है, उसके जीवन में किस तरह की बाधाएं हैं, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो फाइल तैयार होती है तो हमें पता चल जाती है। तो इसके चरण होते हैं जिनके आधार पर हमको काम करना होता है। तो सबसे पहला तो है कि उद्देश्य, मतलब बच्चे का अध्ययन करना तो एक प्रमुख उद्देश्य होना ही चाहिए हमारा। उस आधार पर हमको इस पोर्टफोलियो फाइल को तैयार करना है। अब अध्ययन करना है तो हम क्या अध्ययन करना चाहते हैं, उद्देश्य ये भी तो आ रहा है। जैसे कि बच्चे में किसी भाषागत समस्या को जानना है, हमको किसी भाषागत विशेषता को जानना है,
या गणितीय क्षमताओं का प्रयास लगाना है कि उसमें कितनी है, या किसी अन्य विषय से संबंधित, तो कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर हम काम करेंगे और उद्देश्य हमारा पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। उस उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद हम दूसरा जो बिंदु है वो है प्रक्रिया। हम उसकी प्रक्रिया अपनाएं कि हम किस तरह से अपनी पोर्टफोलियो फाइल्स तैयार करवाएंगे। तो बच्चे का अब इसके लिए या तो ये हो सकता है कि हम अनुदेश दे दें, चलिए सब ये काम करिए, या हम उन कामों के लिए छोटे छोटे समूह बना दें कि एक विषय दे दिया और छोड़ दिया बच्चों को कि आप इस पर क्या कर सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक जब बच्चा कुछ करता है तो एक प्रक्रिया के माध्यम से ही तो कर सकता है, अन्यथा बच्चा स्वतंत्र नहीं है। यदि शिक्षक ने कहा कि 4 प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखना है, तो बस वो सिर्फ उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य है। उसकी स्वतंत्रता उतनी नहीं है कि हम उन उत्तरों के माध्यम से उस बच्चे को समझ पाए। तो थोड़ी सी स्वतंत्रता या प्रक्रिया कि उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने भी हैं तो ठीक है, आपको अपनी मौलिक चिंतन के आधार पर दीजिए, आपका मौलिक उत्तर क्या होगा वो दीजिए। तब हम बच्चे को उस पोर्टफोलियो फाइल को जब देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए। प्रयास का प्रारूप तीसरा बिंदु आ जाता है। अब हमने प्रक्रिया भी कर ली कि इस तरह से हम बच्चों को पोर्टफोलियो के लिए प्रेरित करेंगे। अब हम प्रयास का प्रारूप क्या होना चाहिए, तो वो भी बाल मनोविज्ञान के अनुरूप ही होना चाहिए, अनुकूल ही होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रयास करें कि बच्चा वह सब कुछ अभिव्यक्त कर पाए जो उसके भीतर है। तो इसका जो प्रारूप है वो भी एक निश्चित होना चाहिए कि हर बच्चे का अलग विचार होता है, अलग नज़रिया होता है किसी भी कार्य को करने का। तो हम उसको किस तरह से प्रयास करें कि वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं के आधार पर उन पेपर्स पर कुछ ऐसा कर पाए जिन्हें दस्तावेज के रूप में हम संग्रहित करके रख पाएँ और उससे कुछ समझ पाएँ। तो ये हमारे प्रयास का जो प्रारूप है उसी पर निर्भर करता है। यदि वो सही नहीं ले पाए हम, तो बच्चे की जो अभिव्यक्ति है वो उतनी सटीक नहीं हो पाएगी कि हम उसको समझ पाएँ। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। अब चलिए, हमने वो भी प्रयास का प्रारूप भी कर दिया, बहुत अच्छे से बच्चे को प्रेरित भी कर दिया, उसको सुविधाएं भी दे दी। पर जो अगला बिंदु आता है कि समस्या की समझ। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं बच्चे को कुछ कार्य दिया गया कक्षा में, तो सभी बच्चे दौड़ के उस कार्य को करने लग गए, और कुछ बच्चे थे वो किसी वजह से नहीं कर पाए उतने अच्छे से, या करना तो प्रारंभ किया, अंत नहीं हो पाया। तो उस समस्या की समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। उसका कार्य का जो प्रारूप है वो इस तरह से देखें कि उन समस्याओं को हम पढ़ पाएँ, उनकी हम समझ रख पाएँ, और ये हमारे उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। जब तक उनकी समस्याओं की समझ हमें नहीं होगी तब हम उनको सहयोग करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। इनका प्रस्तुतिकरण भी देखना होगा अगले बिंदु के रूप में कि बच्चे ने जो भी कुछ प्रस्तुत किया सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध रूप में है या नहीं है, या जैसे हमने कहा कि पूरी स्वतंत्रता थी तो उसने कुछ भी कर दिया, तो उसका अपना भीतर का जो भी कुछ था आने की बजाय कुंद हो गया। तो हमको इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्रस्तुतिकरण क्या है। कई बार कुछ बच्चे सिर्फ जीतने की खातिर काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे मस्ती करते हुए एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ सीखने के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, और कुछ सिखाने के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। तो ये उनका जो प्रस्तुतिकरण है उसको हमको देखना है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को हमारे सामने उस पोर्टफोलियो फाइल में प्रस्तुत किया है। उसको जब हम समझेंगे, उससे ही जुड़ा हुआ जो अंतिम बिंदु आ जाता है वो होता है
स्व विश्लेषण और चिंतन के अवसर। जी हाँ, जब बच्चे कुछ काम करते हैं, हमने खुला छोड़ दिया, कोई विषय दे दिया, सभी बच्चों से हमने कुछ पोर्टफोलियोज तैयार कर लिए, अब उनको हम अपनी कक्षा में ही उन बालकों के समक्ष प्रस्तुति के लिए भी रखें। उससे क्या होगा, बच्चा अपनी प्रस्तुति को भी देखेगा, दूसरे बच्चों की प्रस्तुतियों को भी देखेगा, और देखिए हमने मूल्यांकन नहीं किया है तो बच्चे के दिमाग में किसी और तरह की विचार भी नहीं आएंगे, वो स्वयं का विश्लेषण की तरफ कदम बढ़ाएगा और वो अपने आत्म मूल्यांकन के द्वारा स्वयं का विश्लेषण करेगा। देखिए हम अध्ययन इसलिए कर रहे थे कि हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे थे, तो देखिए ये विधि कितनी सहज हो गई ना। बच्चे ने सीखने के लिए जैसे ही हमने उसको विश्लेषण का अवसर दिया, उसका एक कदम आगे बढ़ेगा ही, वो खुद चिंतन के अवसर ढूंढ पाएगा। पर उसके लिए हमारी कार्य योजना में ये शामिल होना चाहिए कि हमने आज मान लीजिए बच्चों को कुछ कार्य दिया, कुछ अभिलेख तैयार करने के लिए दिए, और उसके बाद जब हमारे पास बच्चों के सारे अभिलेख दस्तावेज के रूप में आ गए तो उनका एकत्रीकरण कर रहे हैं, किसी फाइल में संग्रह हम कर रहे हैं, उससे पहले हम पूरी कक्षा में उसको सारे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रख दें और सभी बच्चों को पर्याप्त अवसर दें कि वो उनको देखें, अपने खुद के किए गए कार्य को भी देखें और अपने साथी बच्चों के कार्यों को भी देखें। और ये ध्यान रखें कि उसे मूल्यांकन के पहले देखना है, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मूल्यांकन ना किया गया हो, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। तो तब वो बच्चों का जो दृष्टिकोण है बहुत सहज रहेगा, सरल रहेगा, स्वाभाविक रहेगा, और हो सकता है नेक्स्ट जब हम कुछ कार्य करें तो उनकी परिस्थितियों में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। तो देखिए अवलोकन करने की ये जो विधि है कितनी कारगर सिद्ध है। पहली चीज़ तो हमें उस बच्चे के बारे में सारी समझ सही तरीके से पैदा हुई। दूसरा, यदि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको मूल्यांकन के दस्तावेज के रूप में भी प्रस्तुत कर पाए तो हमें मूल्यांकन करना भी बहुत आसान हो गया। तीसरा, एक शिक्षक होने के नाते हमारा जो उद्देश्य था कि बच्चे को सिखाने के अवसर देना या सीखने के अवसर देना, तो वो भी सहज रूप में मिल गए। क्यों? क्योंकि उसने आत्मविश्लेषण का कार्य भी सहजता के साथ किया। हमारा कोई उसके ऊपर बोझ नहीं था, हमारा कोई दिशा निर्देश नहीं थे, पर हमारा एक अवलोकन का जो प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। मतलब छात्र को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो बच्चा सही तरीके से देखेगा। मस्ती के मूड में ही भले देखे, पर देखे इस तरीके से कि उसको अपनी ताकत के साथ अपनी कमजोरियों का भी भान हो जाए और वह अपने आप को अभिव्यक्त करने में सहजता महसूस करे। तो यह थी हमारी विश्लेषणात्मक और चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन विधि, और इसके द्वारा हम बच्चों का अध्ययन करते हैं और ये बहुत अच्छी विधि है जिसके द्वारा हम बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं। अब उन समझने के, जब हम किसी बच्चे को समझ रहे हैं कि उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या है या उसकी क्षमताएं क्या हैं या उसके जीवन में किस तरह की बाधाएं हैं जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम अगली बार अपने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन ला पाएंगे। तो जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुल मिलाकर शिक्षक की जीत होगी कि बच्चे को जो सिखाना चाह रहा था वो सहजता से सिखा गया। तो यह विधि बाल अध्ययन के लिए शिक्षक के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, बच्चे के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि विभागीय नज़रिए से हम देखें तो वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई निरीक्षक अधिकारी हमारे सामने आ गए और किसी बच्चे की कहीं कोई कमियां या कुछ बाधाएं समझ में आ रही हैं उन्हें, तो वो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आपने इसको सिखाया नहीं। तो देखिए ये जो दस्तावेज हमारे सामने है जिसमें बच्चे के प्रयास दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रयास देखने पर हम स्वयं भी, हमारे जो निरीक्षक अधिकारी हैं उनके आगे थोड़ी सी
सुरक्षित महसूस कर पाने में सहायक हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं। तो यह विधि अपने आप में बहुत अच्छी विधि है, इसका हम छात्र अवलोकन में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार अगली विधि के साथ, नमस्कार।